हेलो एवरीवन। आज की कहानी है दिल का रिश्ता भाग 4। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा जेठ जेठानी ने लता के बच्चों को चॉकलेट में जहर देने की कोशिश की, जिसके कारण बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। लता ने सबसे मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की सिवाय मिस्टर शर्मा के। उसके बाद मिस्टर शर्मा ने लता से शादी कर ली और फिर वह दिल्ली आ गए। दिल्ली में मिस्टर शर्मा ने लता के लिए खुद का घर खरीदा और जरूरत का सारा सामान ला कर दिया। अब आगे दिल्ली आने के बाद लता की और बच्चों की तो जिंदगी ही बदल गई थी। अपने कहे अनुसार मिस्टर शर्मा महीने में एक बार या 2 बार, कभी 2 महीने में एक बार हमेशा ही उन लोगों से मिलने आते रहते थे। मिस्टर शर्मा का यहाँ आना लता के मन में एक डर सा भर देता था। उसे लगता था कि अब मिस्टर शर्मा अब उससे उसके पति होने का अधिकार मांगेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था। मिस्टर शर्मा अपना सारा समय बच्चों के साथ बिताते। नीतू तो उनकी लाडली थी और नैतिक और नीतू की जान भी अपने शर्मा अंकल में ही बसती थी। लता से उनकी बस जरूरत भर बात होती थी। उन्होंने लता का भी ध्यान अच्छे से रखा था। बच्चे मिस्टर शर्मा से काफी घुल मिल गए थे। कंचन की मदद से लता ने भी अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी थी और मिस्टर शर्मा के प्रयासों से उसे एक प्राइमरी स्कूल में नौकरी भी मिल गई थी। घर के खर्चे अभी भी मिस्टर शर्मा ही उठाते थे। समय बीतता गया। इसी बीच मिस्टर शर्मा रिटायर भी हो गए, पर रिटायर होने के बाद भी वह लता के पास स्थायी रूप से रहने नहीं आए। वह अपने पैतृक घर कानपुर चले गए थे और वहां से भी हर महीने इन लोगों से मिलने आते रहते थे। लगभग हर रोज ही मिस्टर शर्मा की बात बच्चों से होती थी। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और इसी कारण वह आने में असमर्थ थे, पर बच्चों से उनकी फोन पर लंबी बातचीत हो रही थी। पर यह सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू था। दूसरा पहलू तो वह भी था जो मिस्टर शर्मा ने अकेले झेला था। लता की मुसीबतों पर तो वह हमेशा ही ढाल बनकर खड़े रहे थे, पर यह समाज और समाज के ठेकेदार, चाहे वह किसी भी आय या वर्ग से संबंधित क्यों ना हो, किसी को खुश देखना तो जैसे चाहते ही नहीं। इन्हें तो बस मसाला मिलना चाहिए ताकि यह चटकारा लेकर खुद भी खा सके और दूसरों को भी सुना सके। उस दिन जब अमित के परिवार वाले और रिश्तेदार मिस्टर शर्मा के ऑफिस में हंगामा करने गए थे, तब मिस्टर शर्मा ने उन सबको चेतावनी देकर छोड़ दिया था। पर जिस नज़र से मिस्टर शर्मा के कनिष्ठ अधिकारी ने मिस्टर शर्मा को उस दिन देखा था, मिस्टर शर्मा को उनके नजरों की चुभन कई दिनों तक महसूस करते रहे थे। इन सब चीजों ने उनके सोचने के कोण को बदल दिया था। कुछ वर्ष पहले ही उनकी पत्नी उनका साथ छोड़कर जा चुकी थी। मिस्टर शर्मा ने इन सब बातों पर काफी गहराई से सोचना शुरू किया। जब उन लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी थी कि वह सीधे मिस्टर शर्मा के ऑफिस तक आ सकते हैं, तो वह लता और उसके बच्चों के साथ क्या करेंगे, यह आसानी से समझा जा सकता था। क्योंकि मिस्टर शर्मा खुद एक आईएएस अधिकारी थे, तो उनके सोचने समझने की क्षमता एक आम आदमी से तो बेहतर ही थी। उन्होंने अपने जानने पहचानने वालों को लता और उसके परिवार वालों पर नजर रखने के लिए कह दिया था। इसलिए जब उस रात बच्चों की हालत नाजुक होने लगी थी, तो उनमें से ही किसी एक ने मिस्टर शर्मा को फोन करके इस घटना की जानकारी दी थी। मिस्टर शर्मा ने जल्दी से एम्बुलेंस भेजकर बच्चों की जान बचाई, पर इतना ही पर्याप्त नहीं था। अब लड़ाई आमने सामने से आ चुकी थी। बार बार हार का सामना करने के बाद रिश्तेदार और ज्यादा बौखला गए थे। उनका अगला कदम क्या होता, मिस्टर शर्मा इस बारे में सोचना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि उनका अगला कदम इससे भी ज्यादा भयंकर हो सकता है। वह उनके अगले कदम को उठाने से पहले ही कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते थे, ताकि उन लोगों की अब लता और बच्चों को परेशान करने की या मारने की कोई भी चाल कामयाब ना हो सके। लता की भी तबीयत बिगड़ चुकी थी। लता की हालत सामान्य नहीं थी। वह काफी डर चुकी थी और बच्चे तो बिल्कुल ना समझ थे। मुश्किल से 3 साल की नीतू और 5 साल का नैतिक, और इसलिए उन्होंने लता से शादी करने का फैसला लिया था। रजिस्ट्रार के ऑफिस में अधिकारी और उसके सहयोगियों ने जिस नजरों से मिस्टर शर्मा और लता को देखा था, वह नजरें भी लता से छुपी नहीं रही थी। उनकी नजरों में से साफ पता चल रहा था कि एक 55 साल के व्यक्ति की शादी एक 25 साल की स्त्री के साथ उन लोगों की नजर में एक धनी और ओहदे वाले व्यक्ति की अय्याशी का ही नमूना था।
सच्चाई कोई नहीं जानता था और ना ही कोई जानना चाहता था। सबको तो सिर्फ अपने मजे से मतलब था। इतना ही नहीं, लता के साथ मिस्टर शर्मा की शादी की खबर जब मिस्टर शर्मा के बच्चों को मिली तो वह भी अच्छा खासा मिस्टर शर्मा से नाराज हुए थे। किसी के सामने से तो बोलने की कोई हिम्मत नहीं थी, पर हाँ, बेटी और बेटे ने नाराजगी जरूर जताई थी। सबने लगभग अपने सारे संबंध उनसे तोड़ लिए थे। बस एक संबंध बचा था, जरूरत का, संपत्ति का। जब तक मिस्टर शर्मा जीवित थे, पर उससे पहले मिस्टर शर्मा की जीवन भर की कमाई पर किसी का कोई भी अधिकार नहीं था। उनसे बिगाड़ करके कोई भी अपने भविष्य को खतरे में नहीं डालना चाहता था, चाहे वह उनके बेटे बहू हो या फिर बेटी दामाद। और बस इसी लालच में वह सब चुप थे कि कहीं पापा अपनी संपत्ति से हमें बेदखल ना कर दे। मिस्टर शर्मा और लता के शादी के 11 साल बीत गए थे। नैतिक अब 16 वर्ष का था और नीतू 14 साल की थी। बच्चे बड़े हो रहे थे, सब कुछ देख और समझ रहे थे, पर उन्होंने कभी भी कुछ भी लता से नहीं पूछा था और ना ही लता ने अभी तक कुछ भी बताया था। लता ने यह भी जानने की कभी कोशिश नहीं की थी, क्योंकि उसे डर लगता था कि पता नहीं बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होगी इस बारे में जानकर। आखिर कल को तो वह भी इसी समाज का हिस्सा बनने वाले हैं, और अगर कल को बच्चों ने भी उसे इसी कटघरे में खड़ा कर दिया तब वह क्या करेगी। लता सोचने से भी डरती थी। पर लता और मिस्टर शर्मा का रिश्ता आज तक उसी मोड़ पर था जहां से शुरू हुआ था और आज खत्म भी हो चुका था। पर क्या सच में यह रिश्ता खत्म हो चुका था? क्या था यह रिश्ता? क्या नाम था इस रिश्ते का? मिस्टर शर्मा ने उसके प्रश्न का उत्तर उसे नहीं दिया था और ना ही लता अपने प्रश्न का उत्तर खोज पाई थी। पूरी रात इन सब बातों में सोचने में ही लता को निकल गई थी। सुबह वह कानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। लता के कदमों में तो मानो वजनी बोझ पड़ा था। उसके पैर ही नहीं उठ रहे थे। इस शहर के चप्पे चप्पे, हर मोहल्ले से वह वाकिफ थी, पर आज किधर जाना था, क्या रास्ता था, सब डिटेल्स उसके फोन में थी। पर फिर भी उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रह रहकर उसे सिर्फ और सिर्फ मिस्टर शर्मा की याद आ रही थी और उसकी आंखें भीगना चाहती थी। कल से लेकर आज तक किस तरह उसने खुद पर काबू रखा हुआ था, यह तो सिर्फ वही जानती थी। हर वक्त उसके कानों में मिस्टर शर्मा की आवाज गूंज रही थी, हिम्मत रखना, मजबूत रहो। यह 2 वाक्य हमेशा ही मिस्टर शर्मा उससे बोलते थे और आज सच में लता को इसकी जरूरत थी, क्योंकि हमेशा उसको हिम्मत देने वाले और उसको मजबूत बनाने वाले मिस्टर शर्मा उसका साथ छोड़कर चले गए थे। तभी मिस्टर शर्मा का वकील गाड़ी लेकर उसके पास आया। लता मिस्टर शर्मा के घर की ओर उसके साथ चल दी। उम्मीद के अनुसार ही कानपुर में मिस्टर शर्मा के घर का माहौल बहुत भारी था। लता अपराधनी सी जाकर उनके परिवार के बीच में जाकर खड़ी हो गई। आज पहली बार लता ने मिस्टर शर्मा के परिवार को देखा था, वरना अपने पति अमित के मुंह से ही उसने सिर्फ उनके परिवार के बारे में सुना था कि मिस्टर शर्मा के 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां, सब शादीशुदा हैं और बाल बच्चे वाले हैं। मिस्टर शर्मा के सबसे छोटी बेटी सोनम लता के ही उम्र की थी। सबने एक शिकायत भरी दृष्टि लता पर डाली। बड़ी बहू ने बड़े ही तंज से कहा, तो यह है लता जिसके कारण ससुर जी को अपनी उम्र का भी ख्याल ना रहा, तभी तो अपने खुद के बच्चों को पराया कर दिया और पराया को अपना लिया। यह छोटी बहू थी। वह सब तो ठीक है भाभी, अब तो यह भी पता चलेगा कि उन्होंने अपनों को कितना अपना माना है। कहीं पूरी कमाई परायों पर ही तो नहीं लुटा कर गए हैं। यह बोलने वाली बेटियां थी। लता पर तो मानो आसमान टूट पड़ा था। वह शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। आस पड़ोस सबकी नजर उस पर उठ रही थी। उसने मदद के लिए चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी मिस्टर शर्मा के वकील ने उसे आंखों ही आंखों में चुप रहकर वसीयत सुनने का इशारा किया। वसीयत पढ़ी गई। मिस्टर शर्मा ने अपनी आंखें दान कर दी थी। शरीर का हर वह हिस्सा जो कि किसी की जान बचा सकता था, दान कर दिया था और बाकी बचे हुए शरीर को कानपुर पीजीआई में रिसर्च के लिए दान में दिया था, जो कि उनके शरीर त्याग करते ही मेडिकल कॉलेज के पास जा चुका था। और अब बची प्रॉपर्टी, अपनी सारी प्रॉपर्टी जो कि अरबों रुपयों में थी, अपने चारों बच्चों को बराबर बराबर बांट दी थी। सिर्फ एक 25 लाख रुपए की एफडी लता के नाम की थी। लता को तो इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन इन 25 लाख रुपयों के लिए भी मिस्टर शर्मा के घर काफी तूफान मचा था। सब अपनी ही धुन में लता को उल्टा सीधा बोले जा रहे थे।
छोटी बहू ने तो पैसों के लिए खुद को बेचने वाली तक लता को कह सुनाया था। तब मिस्टर शर्मा के वकील और उनके कुछ दोस्तों ने मिलकर लता को किसी तरह से उनके बीच में से निकाला और वापस दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया। ट्रेन जैसे ही छूटने को हुई थी, मिस्टर शर्मा के वकील ने लता को एक लिफाफा देते हुए कहा, यह कुछ पेपर्स हैं जो कि सर ने आपको अकेले में देने को कहा था। यह नैतिक और नीतू के नाम के प्रॉपर्टी के पेपर हैं जो कि दिल्ली में ही स्थित है और कुछ उनके ऑफिस के पेपर हैं। यह मिस्टर शर्मा का आखिरी खत है जो उन्होंने आपके लिए लिखा था और मुझसे कहा था कि उनके मरने के बाद मैं आप तक पहुंचा दूं। वैसे तो सर सब कुछ इंतजाम करके गए हैं, इनमें से कोई भी कभी भी आपको कोई परेशान नहीं कर सकेगा, पर फिर भी अगर आपको भविष्य में कोई भी परेशानी होती है तो आप बिना संकोच मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। मिस्टर शर्मा के काफ़ी एहसान है मुझ पर, मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी। लता ने गायब दिमाग और भरी आंखों से मिस्टर शर्मा के वकील को देखा और हाँ में सिर हिला दिया। लता कागजों से भरा हुआ लिफाफा और अपना बैग लेकर ट्रेन में चढ़ गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह जल्दी से मिस्टर शर्मा का आखिरी खत पढ़ना चाहती थी। क्या कहना चाहते थे मिस्टर शर्मा उससे अपने आखिरी खत में? अंतिम फोन पर भी तो उन्होंने लता से बात करने की इच्छा जताई थी। क्या कहना चाहते थे वो? करीब शाम के 7 बजे थे जब ट्रेन ने कानपुर जंक्शन छोड़ा और नई दिल्ली के लिए चल पड़ी। लता की मंजिल तो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक ही थी। यह वही ट्रेन थी जिससे वह 11 साल पहले मिस्टर शर्मा और अपने बच्चों के साथ दिल्ली गई थी। आज फिर वह दिल्ली जा रही थी, लेकिन आज वह अकेली ही जा रही थी। शाम का धुंधला छा रहा था। जैसे जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ रही थी, वैसे वैसे लता को मानो जैसे लग रहा था मानो उसका कुछ पीछे छूट रहा है। उसने कांपते हाथों से उस लेटर को निकाला और पढ़ना शुरू किया। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।